बेटी के घर भोजन करने से पाप लगता है या नहीं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आखिर बेटी के घर भोजन करने से क्या होता है। श्रोताओं, आज की हमारी इस कहानी का उद्देश्य किसी भी सामाजिक प्रथा को समाप्त करना नहीं है, परंतु आज की इस कहानी के माध्यम से हम इस बात को जानेंगे कि आखिर बेटी के घर भोजन करने से क्या होता है। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस प्रसंग को आप सभी पूरा अवश्य सुनिएगा। साथ ही इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। साथ ही प्रिय श्रोताओं, अगर हो सके तो आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं कि आखिर बेटी के घर भोजन करने से क्या होता है। तो श्रोताओं, इस कहानी के माध्यम से श्रोताओं, एक समय की बात है, एक नगर में एक संपूर्ण परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पिता के एक बेटा और बेटी और उसकी पत्नी रहती थी। श्रोताओं, वह संपूर्ण परिवार बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहता था। उस परिवार में ना तो ज्यादा गरीबी थी और ना ही ज्यादा अमीरी थी। श्रोताओं, एक दिन वह पिता अपने दोनों छोटे छोटे बेटा और बेटी को एक अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे विद्यालय में दाखिला करा देता है, जो कि गांव से बहुत दूर पड़ता था। श्रोताओं, उसके बाद में वे दोनों बेटा बेटी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और देखते ही देखते काफी दिन हो जाते हैं। तो श्रोताओं, बंधुओं, वो दोनों बेटा और बेटी एक समय बड़े हो जाते हैं। जैसे ही बेटा और बेटी बड़े होते हैं तो वह उसके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। और एक दिन फिर वह बूढ़ा बाप अपने उस जवान बेटे से कहता है कि पुत्र, अब तुम्हारे लिए कई सारे रिश्ते आने लगे हैं, तो तुम अब विवाह कर लो। श्रोताओं, उसके बाद में पिता की बात सुनकर बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे क्षमा करना, मगर मैं अभी विवाह नहीं कर पाऊंगा। दर्शकों, उसके बाद में पिता बेटे की इस बात को सुनकर बेटे से कहता है कि बेटा, आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये कैसी मंद बुद्धि वाली बातें कर रहे हो। अगर तुम विवाह कर लोगे तो हमारे ऊपर से यह जिम्मेदारी हट जाएगी, इसलिए तुम्हें विवाह करना चाहिए। तो बंधुओं, उसके बाद में वो बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी माफ करना, परंतु कहते हैं कि विवाह नहीं होने से पहले तक बेटा अपने माता पिता के ऊपर बोझ ही रहता है, क्योंकि जब तक बेटा अपने माता पिता को खुद कमा कर नहीं देता है तब तक एक बेटा अपने माता पिता के ऊपर बोझ ही रहता है। और अगर बेटा कुछ कमाता नहीं है और अगर उस स्थिति में बेटे का विवाह कर दिया जाए तो बेटे के साथ साथ उसकी पत्नी भी माता पिता के ऊपर, उनकी पुत्र वधू भी उनके ऊपर एक बोझ ही बन जाती है। इसलिए पिताजी, जब तक मैं कुछ कमाने लायक नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, किसी भी तरीके का छोटा मोटा व्यवसाय नौकरी नहीं करने लग जाऊंगा, तब तक, जब तक मेरे हाथों में पैसों की संस्था नहीं आएगी, तब तक मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप मुझे माफ़ ही कीजिएगा। मैं पहले पैसों का इंतजाम करूंगा, अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, उसके बाद में ही मैं आपकी इस बात को, आपकी इस अर्जी को मानूंगा। परंतु पिताजी, अगर आपको विवाह ही करना है तो आप मेरी छोटी बहन का कीजिए, क्योंकि यह भी विवाह के लायक है। और बेटी तो कहते हैं
सदा से ही पराई होती हैं। इसलिए पिताजी, आप मेरा कहना मानकर अपनी इस बेटी का विवाह कीजिए, क्योंकि यह भी तो आपकी ही इकलौती बेटी है। श्रोता, उसके बाद में कुछ दिन बीत जाते हैं। अपने पुत्र की बात सुनकर, अपने बेटे की बात सुनकर वह पिता अपनी बेटी का विवाह एक अच्छा रिश्ता देखकर, एक सुंदर वर देखकर कर देता है। उधर वह बेटा भी शहर में एक अच्छी नौकरी लग जाता है। श्रोताओं, शहर में नौकरी लगने के बाद में ही वह बेटा अपने माता पिता से दूर शहर में जाकर नौकरी करने लगता है और बेटा को साल भर हो जाती है, वो गांव नहीं आता है। परंतु श्रोताओं, उधर बेटा कई वर्ष शहर में रहने के बाद शहर में ही अपनी मनपसंद लड़की से विवाह कर लेता है। और फिर विवाह करने के बाद में बेटा अपनी उस पत्नी को लेकर अपने गांव में अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जब गांव में आता है, तो गांव में आते ही अपने पिता से वह बेटा कहता है कि पिताजी, मैंने अपनी मनपसंद से विवाह किया है और मैं अब अपनी पत्नी को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनाना चाहता हूं और इसी कारण मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे गांव में आया हूं। साथ ही पिताजी, मैं आपको लेने के लिए भी आया हूं। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप इस गांव की हमारी पूरी जमीन जायदाद को बेचकर हमारे साथ शहर में ही चले। शहर में जाने के बाद में हम एक अच्छा सा घर लेंगे और थोड़ी बहुत ज़मीन वहीं ले लेंगे और आप वहाँ पर खेती बाड़ी भी कर सकते हो और वहीं पर सब घर वाले हंसी खुशी के साथ रहेंगे। पिताजी, वहीं हम आपकी सेवा भी करेंगे, क्योंकि अब मेरा व्यापार वहीं है। मैं यहाँ रोज़ रोज़ तो आ नहीं पाऊँगा और आपकी सेवा भी नहीं कर पाऊँगा, और आपकी इस अवस्था में अगर मैंने सेवा नहीं की तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। श्रोता, उसके बाद में अपने पुत्र की इस बात को सुनकर माता पिता रोने लगते हैं। अपने पुत्र का अपने प्रति प्रेम देखकर, भाव देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसके बाद में श्रोताओं, कुछ दिनों बाद पुत्र की बात को मानकर पिता अपने गांव की सारी जमीन जायदाद को बेच देता है और अपने घर को भी बेच देता है, नीलाम कर देता है और अपने पुत्र वधू और अपने पुत्र के साथ शहर में जाकर एक नया मकान ले लेते हैं और शहर में ही जाकर रहने लगते हैं। श्रोताओं, शहर में जाकर वे दोनों हंसी खुशी से रहते हैं। उनकी बहू उन दोनों बूढ़े ससुर और सास की खूब सेवा करती है। श्रोताओं, कुछ दिनों बाद किसी बीमारी के कारण वह बूढ़ी माँ, उस लड़के की माँ, मर जाती है और जैसे ही उस बूढ़े बाप की पत्नी मर जाती है तो उसे बहुत दुख होता है। साथ ही दर्शकों, उसके दुख में रहते रहते वह बीमार पड़ने लगता है। लाखों हजारों बीमारियां उसे घेर लेती हैं। श्रोताओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि पति और पत्नी एक जीवन रूपी पहिया होते हैं। अगर इन दोनों में से एक पहिया कमजोर हो जाए तो दूसरे पहिए को बहुत जोरदार झटका लगता है। इसी प्रकार श्रोताओं, अपनी पत्नी के चले जाने के दुख में वह खाना पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं। श्रोताओं, धीरे धीरे उस बूढ़े बाप की चलने तक की शक्ति नहीं रहती है। दर्शकों, उसके बाद में उसकी बहू भी उसकी सेवा पानी करना कम कर देती है, क्योंकि बहू को इस बात का डर लगता था कि कहीं इस बूढ़े की वजह से मुझे कोई बीमारी ना लग जाए। श्रोताओं, जब रात के समय उसे प्यास लगती तो खटिया में पड़ा पड़ा वह आवाज़ लगाता ही रहता था, मगर उसकी बहू उसे पानी देने के लिए तक भी नहीं आती थी। श्रोताओं, एक दिन उसकी बहू अपने पति से, उसके पुत्र से कहती है कि सुनो जी, आपके पिताजी को कई सारी बीमारियों ने घेर लिया है और अब मैं नहीं चाहती कि इनकी बीमारियों का असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़े। मैं नहीं चाहती कि इनकी किसी भी घातक बीमारी का असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़े, इसलिए आप मेरा कहना मानिए और इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आइए। श्रोता, उसके बाद में ऐसा ही हुआ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह लड़का
अपने पिताजी को वृद्ध आश्रम छोड़ने चला गया। वृद्ध आश्रम में छोड़कर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जब भी आपको मेरी याद आए, मुझसे मिलने का मन करे, तो आप मुझे चिट्ठी लिखकर भेज देना। श्रोता, उसके बाद में यह कहकर वह अपने घर चले जाता है, अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर। उसके बाद में कुछ दिनों बाद जब उस पिता को अपने पुत्र की याद आती है तो वह एक चिट्ठी लिखता है, और जब उस चिट्ठी को भेजता है तो वह चिट्ठी चले तो जाती है, मगर उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आता है। तो पिता सोचता है कि हो सकता है कि मेरे पुत्र को ये चिट्ठी मिली नहीं होगी। श्रोता, उसके बाद में दूसरी चिट्ठी जब लिखता है तो वह चिट्ठी उसके पुत्र तक पहुंच भी जाती है, परंतु उसका पुत्र अपने पिता की चिट्ठी मिलने के बाद भी नहीं आता है। तो वह पिता इस बात को सोचने लगता है कि आज जाकर मैं समझा कि एक बूढ़े पिता की हालत कैसी होती है। और श्रोताओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि मनुष्य की वृद्ध अवस्था उसके जीवन का एक कड़वा सत्य होता है। श्रोताओं, उसके बाद में वो बूढ़ा बाप अपनी इस हालत को याद कर कर रो रहा था। वहीं दोस्तों, उस आश्रम में उस बूढ़े बाप का एक मित्र भी था जो उन्हीं के साथ रहा करता था। तो वह मित्र उस बूढ़े बाप से कहता है कि भाई, क्या आपका कोई पुत्र है? वो बूढ़ा बाप अपने मित्र से कहता है कि हाँ भाई, मेरा पुत्र है, मगर मेरे पुत्र को मैं चिट्ठी भेजता हूँ तो मेरा पुत्र उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देता है और मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आता है। तो श्रोताओं, फिर वो मित्र कहता है कि भाई, आपकी कोई पुत्री है? तो बूढ़ा बाप कहता है कि हाँ, मेरी पुत्री है, जिसका मैंने विवाह कर दिया और उसे विदा कर दिया। तो श्रोताओं, फिर वो मित्र अपने उस बूढ़े बाप से कहता है कि मित्र भाई, तुम एक काम करो, अपनी बेटी के घर चले जाओ और वहीं पर तुम रहो। श्रोताओं, फिर वो बूढ़ा बाप उस अपने मित्र से कहता है कि भाई, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मूर्ख हो? बेटी के घर पानी तक पीना सख्त पाप माना जाता है। कहा जाता है कि बेटी के घर पानी पीने से भी पाप लगता है। तो भाई, आप जरा सोचो, मैं अपनी बेटी के घर जाकर अपनी बेटी के हाथों से सेवा कैसे करा सकता हूँ? श्रोताओं, फिर वह मित्र अपने उस बूढ़े यार मित्र से कहता है कि भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो और कैसी पौराणिक प्रथाओं के चक्कर में आ रहे हो? कहते हैं कि बेटा और बेटी को समान ही माना जाता है। अगर बुढ़ापे के समय बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो एक पुत्री का, एक बेटी का पूरा हक होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। तो भाई, मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी के घर ही जाकर रहना चाहिए। श्रोताओं, फिर वो बूढ़ा बाप कहता है कि भाई, बड़े विद्वान कह गए हैं कि बेटी के घर भोजन करना और पानी पीना एक पाप माना जाता है, उन्हें नरक में जगह मिलती है। श्रोताओं, फिर उसका मित्र कहता है कि भाई, ये बड़े बड़े महाविद्वान ज्ञानी ही तो आज तक कई लोगों को इन भ्रमों में डाल रहे हैं। इन बड़े बड़े विद्वानों की वजह से ही और इन झूठी प्रथाओं की वजह से ही लोग बहकावे में आ रहे हैं और अपनी बेटी के घर तक नहीं जाते हैं। भाई, ये सब लोग झूठ बोलते हैं और ये सब प्रथा कहने लायक ही हैं, क्योंकि पहले के समय में एक पिता जब अपनी बेटी का विवाह करता था तो दहेज में वह पिता अपनी बेटी को कुछ भी नहीं देता था और इसके कारण वह अपनी बेटी के घर नहीं जा पाता था। परंतु आज के समय जो भी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है तो विवाह करने के बाद भी उस बेटी का आधा हिस्सा उसकी जायदाद में होता है और इस कारण आज के समय में हर माता पिता अपनी बेटी के घर जाते हैं और खाना पानी भी पीते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है। श्रोता, उसके बाद में वो बूढ़ा बाप कुछ नहीं कहता है और चुपचाप बैठ जाता है। एक दिन उसका मित्र अपने खुद के हाथ से चिट्ठी लिख देता है और उसकी बेटी के घर भिजवा देता है। श्रोता, अपने पिता के नाम की चिट्ठी मिलने पर वह बेटी अपने पिता के पास भागी दौड़ी आती है और अपने पिता के आकर गले लग जाती है और पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमसे कहा तक नहीं। आपको इस बात का तो पता है कि आपकी एक बेटी है, परंतु आपने अपनी बेटी को अपने इस बुरे वक्त में भी याद नहीं किया। श्रोता, उसके बाद में वो बेटी अपने पिता को अपने घर ले जाती है, खूब सेवा पानी करती है और अपनी बेटी की
हाथों से खूब सेवा करने की वजह से धीरे धीरे वह वृद्ध बूढ़ा बाप ठीक होने लगता है, उसकी सभी बीमारियां दूर होने लगती हैं और अपनी पुत्री के घर हंसी खुशी से रहने लगता है। तो श्रोताओं, आज की हमारी इस कहानी का यह मतलब है कि कभी भी हमें इन झूठी प्रथाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बेटा और बेटी हमेशा समान ही होते हैं, खासकर माता पिता के लिए समान होते हैं। अगर बेटा माता पिता की वृद्ध अवस्था के समय उनकी सेवा नहीं करता है तो बेटी का पूरा पूरा हक बनता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।